हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन एंड सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें लेसन है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी हम जब पढ़ रहे थे तो इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि आज़ादी के बाद किस तरह से कांग्रेस से वो तीनों आम चुनावों में प्रमुख रही थी। 3 आम चुनाव जैसे आपको पता है, पहला आम चुनाव कब हुआ था 1952, सेकेंड आम चुनाव हुआ था 1957 एंड थर्ड आम चुनाव हुआ था 1962। तो इन तीनों आम चुनावों में कांग्रेस है वो एक प्रमुख दल के रूप में रही थी। तो इस तरह से उस एक प्रमुख दल के रूप में वो कैसे रही, उसकी प्रकृति के बारे में बाद में समझेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ कुछ ऐसे भी दल थे जो भारतीय राजनीति में शामिल थे, लेकिन वे एक कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार या प्रमुख दल के रूप में नहीं थे, लेकिन आज़ादी की धीरे धीरे तुरंत बाद ये एक दल के रूप में सामने आए। तो देखते हैं, पहला है सोशलिस्ट पार्टी। ये इनका अस्तित्व यानी ये आज़ादी के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन इससे पहले इसकी जड़ें हैं वो आज़ादी के पहले थी। ये कांग्रेस के साथ थी, विचारात्मक रूप में फिर धीरे धीरे अलग हो गई। तो सोशलिस्ट पार्टी ये स्टार्ट हुआ था, इसका जो टाइम है वो 1948 से। और इस पार्टी से जुड़े जो प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये इस पार्टी से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे जो इस पार्टी के लिए काम किया। अब ये ध्यान रखना है कि इस पार्टी का मोटो क्या था, क्योंकि हर एक पार्टी है कोई उद्देश्य को लेकर आती है, और इसी तरह ये पार्टी एक उद्देश्य लेकर आई थी, लोकतांत्रिक समाजवाद यानी लोकतंत्र की स्थापना करना, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवेश, सामाजिक वातावरण बन सके, यानी ऐसा लोकतंत्र जो इक्विवेलेंट हो। तो यह वर्ग यानी ये जो पार्टी है वह मध्यम वर्ग से ज़्यादा कनेक्टेड थी, जैसे मजदूर, किसान वर्ग वगैरह हैं, तो इनके लिए ज़्यादा समर्पित थी। तो ये कांग्रेस से इस वजह से अलग हुई, ये मानते थे कि कांग्रेस से वो अमीर और कह सकते उच्च वर्ग के लिए ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। इस कारण ये पार्टी अलग हो गई थी और एक समाजवादी, भारत को एक समाजवादी पार्टी या समाजवादी परिवेश के रूप में स्थापित करना चाहती थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी जो पार्टी थी जो आज़ादी के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन परिवेश इसकी स्टार्टिंग समय था वो 1941 से है। ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं, और ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे दिया है दिसंबर 1941। अब ये ध्यान रखना, ये पार्टी क्योंकि हर एक पार्टी बनती है वो किसी कारण की वजह पे बनती है। तो बोल्शेविक पार्टी, आपको ध्यान रखना है, बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, तो उसी बोल्शेविक पार्टी के विचारों से प्रभावित होते हुए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी, और आज़ादी के लिए इन्होंने साम्यवाद की राह अपनाई थी। अब ये पूछा जा सकता है कि इस पार्टी के जुड़े प्रमुख नेता कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है, इस पार्टी से जुड़े हैं एक के गोपालन, S.A. डांगे और P.C. जोशी। तो ये इस पार्टी से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे, नेता थे। और ये ध्यान रखना कि 1964 जब चीन के साथ भारत का जो युद्ध हुआ था, उस दौरान इस पार्टी में ही मतभेद हो गए और इस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे। पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो भारतीय रंग रूप से प्रभावित थी और उनके विचारधारा से काफ़ी कनेक्टेड थी। दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी विचारधाराओं को ज़्यादा बढ़ावा देती थी, और ये पार्टियाँ आज भी मौजूद हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि ये जो नई पार्टियाँ थी, ठीक है ना, ये कांग्रेस के अंदर से ही निकली है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी। यानी कांग्रेस एक तरह से कहे ना कि प्रमुख पार्टी थी। अब ये प्रमुख पार्टी क्यों रही, इसकी प्रकृति क्या थी, यानी क्या रीजन था कांग्रेस की पार्टी में, जिस वजह से यह भारत की राजनीति में एक छत्रछाया के रूप में, एक प्रमुख शीर्ष दल के रूप में मौजूद रही। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यानी ये एक प्रभुत्व के रूप में कैसे कायम हुई, कैसे इनके पास एक दल की शक्ति है वो मौजूद रही। तो ये हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं, अलग अन्य देशों में भी
वहाँ पर एक ही दल है वो प्रभावशाली रहा है और इसी के नेतृत्व में सरकार भी बनी है। तो एक लौटा भारत नहीं है कि भारत में एक स्टार्टिंग में कांग्रेस ही प्रमुख था, ऐसे बहुत सारे देश हैं। जैसे हम बात करें मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया, जहाँ पे एक पार्टी की शासन सरकार बनी और बनती रही है। और अब से कुछ साल पहले मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान भी एक पार्टी के प्रमुख प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व उन उदाहरणों से अलग है। अब यह भी ध्यान रखना है वो ये कि जो बात कर रहे हैं कि उन देशों में एक पार्टी प्रभुत्व की सरकार और वो पार्टी खुद प्रभुत्वशील रही थी, तो उनकी और हमारी प्रभुत्व वाली पार्टी कांग्रेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस था, तो वही हम यहाँ पे जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके कांग्रेस की जो नींव है वो आज़ादी की काफ़ी पहले थी, यानी ये काफ़ी पहले से भारत की आज़ादी के लिए और मानवता, उनके सामाजिक परिवेश और जन आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी थी, तो इसको सपोर्ट काफ़ी मिला था। तो कांग्रेस पार्टी इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह पार्टी है वो दिसंबर 1885 से, यानी उस दौरान ये पार्टी बनी थी और तभी से यह पार्टी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी के रूप में रही। पहले जन आंदोलन के रूप में भारतीय राजनीति में सबके समर्पित और सबके सहयोग की पार्टी थी, और आज़ादी के बाद एक प्रभुत्व सरकार के रूप में सबके सहयोग के रूप में ये पार्टी कायम रही। तो ये कह सकते हैं कि एक जैसे किसी का एक वारिस होता है, तो वैसे ही भारतीय राजनीति में जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र और भारतीय राजनीति का वारिस है वो कांग्रेस को देखा गया था उस समय। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया है। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, यानी पहले से ही व्यवस्थित थी। इस तरह से जब ये कोई नई पार्टी होती है तो उसको थोड़ा सा क्रिटिकल सामना करना पड़ता, लेकिन ये एक व्यवस्थित पार्टी पहले से ही बन चुकी थी। बाकी दल तो अभी अपनी रणनीति प्लानिंग बना रहे थे, जबकि कांग्रेस उनसे पहले ही आगे थी काफ़ी। और जब वो बाकी दल तो रणनीति बनाने होते हैं, तब कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास या उसके बाद हुआ था। यह पार्टी देश में एकलौती पार्टी और अव्वल पार्टी थी। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में समूह यानी सब जगह फैल चुकी थी, क्योंकि नई नई पार्टी होती तब उसको दिक्कत होती है, लेकिन ये पार्टी आज़ादी के पहले अपनी अस्तित्व कायम कर चुकी थी और आज़ादी के बाद इनका महत्वपूर्ण काम रहा, योगदान रहा। फिर भी इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थायी स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। जब मुसीबतों के समय जो प्रमुख पार्टी थी वो कांग्रेस थी, तो लोगों को इनका पूरा समर्थन प्राप्त था, और यही समर्थन, यही एक विशेषता थी कि यह एक प्रभुत्व दल के रूप में कायम रही। तो आगे जैसे हम बात करें कि जब ये नई नई पार्टी बनी थी, तो उस समय इस पार्टी के योगदान, यानी शुरुआत में अंग्रेजों का हाथ था, लेकिन कुछ समय बाद ये जन आंदोलन के साथ जुड़ी, तो इसके साथ हर तरह की, हर प्रकृति के लोग मौजूद थे। जैसे मान लें कि यह एक ही पार्टी या एक ही समूह को समर्थन नहीं करती थी, ये सभी समूह के हित की थी। इसमें अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, तो ये इस सभी तरह के लोग और नेता इसमें शामिल थे, और सभी विचारधाराओं को समर्थन दिया जाता था। जैसे बात करें कि कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, उस दौरान इस पार्टी को काफ़ी सामाजिक आधार प्रदान हुआ था। धीरे धीरे कांग्रेस का नेटवर्क या नेतृत्व विस्तार हुआ, बढ़ा। इसका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी इसमें शामिल थे। आज़ादी के समय कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुका था। अब यह हर वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, अन्य हितों के आधार पर सामाजिक गठन से भारत की विविधताओं की नुमाइश है जो कर रही थी। तो इस पार्टी में कह सकते हैं इस पार्टी का सबसे प्रमुख यही है, सभी वर्ग और समूह के जो लोग हैं, नेता हैं, जुड़े हुए थे।
सभी वर्ग समूह के लोग इसमें शामिल थे। आज़ादी के प्रयास से इसने अपनी एक खास पहचान बनाई थी इस पार्टी ने, और इसमें अनेक समूह अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक में रखते थे। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग प्रकृति वाले लोग हैं। कोई ये शांतिवादी यानी शांति को बढ़ावा देता है, ठीक है, कोई शांति को बढ़ावा देता है। इसी तरह अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, जिसमें बात करें हम कंजर्वेटिव प्रकृति के लोग हो गए, रेडिकल थिंकिंग वाले लोग हो गए, या गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी या वामपंथी, ये जैसे अलग अलग विचार वाले लोग हैं। लेकिन ये सभी एक साथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण यानी इस राजनीतिक दल में शामिल थे। यानी इन अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस राजनीति में शामिल थे। इसलिए हम कांग्रेस को उस दौरान विचारात्मक गठबंधन का राजनीतिक दल भी कह सकते हैं। क्योंकि जब क्या होता है कि कुछ भी दल होते हैं उनमें अलग अलग विचार आ जाते हैं, तब उस दल का विभाजन हो जाता है। लेकिन ये जो कांग्रेस एक प्रभुत्व दल के रूप में इसमें कायम होगी कि इसने अलग अलग विचारों को आमंत्रित किया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस कन्फ्यूजन या उस दुविधाओं का इसमें समाधान किया जाता है। हर एक वर्ग के विचारों का इसमें समाधान किया जाता है, यानी समाहित किया जाता था, उनको उस हिसाब से कह सकते हैं कि महत्व दिया जाता था। तो जब कभी भी इन दलों में गतिरोध होता था तो ये प्रमुख रूप से उन गतिरोधों को शामिल करती थी। इन्हीं वजह से, मेल जोल की वजह से, एक सामाजिक गठबंधन की वजह से यह पार्टी आगे रही और सफल रही थी। तो आगे जब हम बात करें कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूहित राजनीतिक दल आ चुके थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन पार्टियां को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी, और हालांकि इन संगठनों पार्टियों ने अपने अपने संविधान थे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन सोशलिस्ट पार्टी थी, बाद में कांग्रेस से अलग हो गई और ये विपक्षी के दल के रूप में सामने भी आई थी। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम, नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन वह अपने आप में मिलाए रखती थी। यानी एक परिवार में अगर कोई अलग भी हो जाए, यानी एक प्रकृति उसका नेचर अलग हो जाए, लेकिन फिर भी वह परिवार में बना रहता है, तो वह परिवार एक प्रभावशाली होता है, उसका नेता वो उस परिवार को बनाए रखता है। तो ऐसे ही ये जो पार्टी थी, इसमें अलग अलग विचार, संस्कृति, धर्म के लोग थे, लेकिन सभी को बराबर तवज्जो दिया गया, सभी की सुनी गई, और ये पार्टी आंदोलन की वजह से सबके लिए एक प्रमुख पार्टी के तौर पे आगे सामने आई थी। तो गुटों में तालमेल और सहनशीलता, कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव से उसे एक असाधारण ताकत दी थी। यानी जब लोग, यानी कभी डिवाइडेशन क्या होता है, जब लोगों के बीच में मन मुटाव होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यही एक पक्ष था, यही एक मजबूत पक्ष था। क्या पक्ष था कि इसमें अलग अलग विचारधारा के जो लोग थे उन सभी को एकजुट रखा जाता था। यानी अलग अलग सरकार है, वो अलग अलग पार्टियाँ हैं, वो अलग अलग तरह से मिलती है और वो गठबंधन सरकार बनाती है, लेकिन अलग अलग विचारों के द्वारा जब वह एक ही पार्टी में रहते हैं तो वो विचारात्मक गठबंधन पार्टी कहलाती है। तो इस तरह से पहली बात तो ये है कि गठबंधन इसे अपने में शामिल कर लेता था। इस तरह गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था, हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना होता था। यानी ये जो पार्टी है वह संतुलन यानी मैनेजमेंट है वो बराबर रखती थी, किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो उसको समाधान किया जाता था, सुलह समझौते के रास्ते पर चलती थी, और ये मध्यम वर्ग जो मध्यम वे होता है ना, बीच का रास्ता अपनाती थी, ताकि कभी किसी भी वर्ग को ज़्यादा ठेस न पहुँचे। इस तरह की रणनीति ने विपक्ष बड़ी कठिनाई में पड़ जाता था, और विपक्ष कोई बात अगर कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। यानी कोई भी अगर विरोध करना चाहता है तो कांग्रेस उस बात को पहले सुनती थी, हाँ भाई तेरी क्या दिक्कत है। तो इस तरह से जो विरोधी स्वर जो फूटने वाले थे वह वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी
आ जाती थी। विभिन्न समूह नेताओं की महत्वाकांक्षा की भी इसमें समाहित हो जाती थी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था, क्योंकि ये बहुत सालों की एक्सपीरियंस के बाद ये जब पार्टी महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंची तो इसमें ये जो इसका पेशा था यानी इसका जो व्यवहार था वह मिलजुल हो गया था। इसी कारण अगर कोई भी समूह पार्टी के रुख से या सत्ता प्राप्त में अपने इच्छे से नाखुश है तब भी वह पार्टी में बना रहता था। अब इस पार्टी से अगर कोई नाखुश भी है फिर भी इस पार्टी की ऐसी प्रकृति नेचर ऐसा था कि वह इस पार्टी से जुड़ा हुआ रहता था। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। अपने गठबंधन स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील रखती थी, सहनशील भाव था इसमें, और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारी की वजह भी बने, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों से मिलकर बनती थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे। कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्ग की पार्टी के रूप में उभरी थी, और जब भी कोई विचार यानी कह सकते विरोधी स्वर फूटते तो उन विरोधी स्वर उनकी जो जड़ है उनको पहचान के उनके विचारधारात्मक के तौर पे अपनी पार्टी में उनको शामिल करते थे। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस की भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी, यानी यह दोनों वे पे चली। जब जरूरत पड़ी ये शासक दल के तौर पे काम किया, और जब इसको लगा कि अब मुझे विपक्ष के तौर पे काम करना है तो इस तरह से भी उसने काम किया। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड में कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि यह हर तरह से हर विचारधारा को अपनाते हुए एक कालक्रम के तौर पे महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में चली। तो ये जो दौर था इनका, इसको हम कह सकते हैं कांग्रेस प्रणाली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में कांग्रेस के साथ जो विपक्षी दल है वो धीरे धीरे जो